नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है। हम पिछले व्याख्यान में भारत शासन अधिनियम 1919 का अध्ययन कर रहे थे, जिसकी प्रमुख विशेषता में से एक विशेषता उसका द्वैध शासन था। यानी कमोबेश किसी भी रूप में प्रांतों में पहली बार उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। यद्यपि इस अधिनियम का कांग्रेस ने विरोध किया, इसे अयोग्य और निराशाजनक माना और इसी वजह से गांधी जी अपना पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए विवश हुए। वह था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन पहला कांग्रेस द्वारा किया गया राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। फिर हम जानते ही हैं कि यह आंदोलन 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना के कारण से इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में उन्हें 6 वर्ष के लिए कारावास दिया गया। ये एक पृष्ठभूमि थी। अब 1919 का अधिनियम जो प्रांतों में जिस आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर रहा था, उसको लेकर कांग्रेस में 2 समूह बने हुए थे। एक ये मानता था, क्योंकि 1919 का अधिनियम 1921 में लागू होना था, उसके तहत प्रांतीय विधान परिषदों और केंद्रीय विधानसभा में के लिए चुनाव होने थे। अब कांग्रेस का रुख का एक निर्णय हुआ कि कांग्रेस का रुख क्या रहेगा इन सुधारों के प्रति। क्या कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन की अपनी भूमिका छोड़कर एक राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को संगठित कर कर इन चुनावों में उतरना चाहिए, अथवा एक आंदोलन ही बने रहना चाहिए जिसका मूल उद्देश्य भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ। यद्यपि ये बात सही थी कि अब तक कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित नहीं किया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया। उससे पहले कांग्रेस स्वशासन, डोमिनियन स्टेट जैसी अस्पष्ट धारणाओं पर चल रही थी। पूर्ण स्वाधीनता का विचार 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पारित किया गया। यह कांग्रेस का घोषित लक्ष्य बना। तो अब महत्वपूर्ण ये था कि अब जब केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय परिषदों में चुनाव होने हैं, तो क्या कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भाग लेना चाहिए। 1922 में गया में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस को इन विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। ये कांग्रेस में ही एक गुट ऐसा था जिसमें राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल थे, जिनका ये मानना था कि कांग्रेस को विधान परिषदों की चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मोतीलाल नेहरू, जो श्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और देशबंधु चित्तरंजन दास, इनका ये मानना था कि कांग्रेस को विधान परिषदों की चुनाव में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही हम सक्षम अभिव्यक्ति कर पाएंगे हम भारतीयों की इच्छाओं का, और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्सपोज कर पाएंगे विधान परिषदों में, अगर एक बार चुन लिए गए। विधानसभा परिषदों और केंद्रीय विधानसभाओं में अगर हम एक बार चुन लिए जाते हैं, तो इस वजह से 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी, जिसे संक्षेप में हम स्वराज पार्टी का नाम देते हैं, उसकी स्थापना हुई। उसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। और इस दल ने ये उद्देश्य रखा कि वे आगामी होने वाले केंद्रीय विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव में भाग लेगा और परिषद में जाके सरकारी आय व्यय के ब्यौरों को रद्द करेगा। साथ ही साथ उन प्रस्तावों का विरोध करेगा जो नौकरशाही की क्षमताओं को बढ़ाती हैं, और साथ ही साथ विधान परिषदों और केंद्रीय विधानसभा में ब्रिटिश सरकार को घेरेगा, और साथ ही साथ उन अन्यायपूर्ण प्रस्तावों का भी विरोध करेगा जो भारतीय जनता के हित के लिए नहीं है। तो कांग्रेस स्वराज दल ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वे आगामी होने वाले केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेगी। यद्यपि कांग्रेस का ही एक गुट था, और कांग्रेस का एक गुट ही ये बात कह रहा था कि अब तक इसमें मतभेद ये हुए कि भाई शामिल हुआ जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या वो ये लोग कांग्रेस के अधीन रह गए, जबकि कांग्रेस
आधिकारिक रूप से कह चुकी थी कि वह विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लेगी। अब ऐसी स्थिति में जो इसका समाधान ये हुआ कि आखिर में कांग्रेस ने अनुमति दे दी कि कांग्रेस स्वराज पार्टी एक अलग दल के रूप में विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में भाग लेगी। और इसी का परिणाम ये रहा कि केंद्रीय विधानसभा के जो 101 निर्वाचित सदस्य थे उनमें से 42 सदस्य कांग्रेस स्वराज दल के चुने गए। मध्य प्रांत और बंगाल में बहुमत मिला कांग्रेस स्वराज पार्टी को, बंगाल में सबसे बड़ा दल बना, और साथ ही साथ मुंबई और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस स्वराज पार्टी को उल्लेखनीय सफलता मिली। यानी प्रांतों में और केंद्रीय विधानसभा के जो चुनाव हुए प्रांतीय परिषद, उसमें कांग्रेस स्वराज दल ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका पाई जनता के निर्वाचन द्वारा। और लेकिन 1925 में जैसे ही चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई, कांग्रेस स्वराज दल धीरे धीरे निष्क्रिय होने की तरफ बढ़ गया। तो ये कांग्रेस स्वराज दल का इतिहास था। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है जिसे हम कहते हैं कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, और उसके अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू बने। और पहली बार 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा। पहली बार कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही, और साथ ही साथ पहली बार 26 जनवरी 1930 में लाहौर की रावी के नदी के तट पर एक तिरंगा लहराया गया पहली बार। तो ये एक कांग्रेस का जो पूर्ण स्वाधीनता का रास्ता था वो कांग्रेस ने अपना लिया था। अब कांग्रेस कर्मिक सुधार स्वशासन की बात नहीं कर रही थी, बल्कि ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ादी पूर्ण स्वाधीनता की बात पर अडिग रही। 1930 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, और इसकी शुरुआत दांडी यात्रा से हुई। और ये आंदोलन इसी दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और कांग्रेस ने भाग लिया। यद्यपि गोलमेज सम्मेलन इसलिए बुलाए गए थे ताकि भारतीयों के प्रतिनिधित्व का जो रास्ता था उसको स्पष्ट किया जा सके। इसके हेतु ब्रिटिश सरकार भारत में कार्यरत विभिन्न वर्गों और समूहों के प्रतिनिधियों से एक बार विचार विमर्श करना चाहती थी। तो इसलिए लंदन में ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला सम्मेलन, दूसरा और तीसरा। इसमें दूसरे अधिवेशन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वक्ता के रूप में गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत हुए। तो ये एक दौर है। अब दूसरा जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म किया गया 1932 में, और 1935 में एक नया एक्ट लागू किया भारत के लिए, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। और कमोबेश जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली, भारत 1935 के अधिनियम से ही संचालित होता रहा। यह अधिनियम कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसकी छाप भारतीय संविधान पर भी है। तो भारत शासन अधिनियम अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम था, और पहली बार इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस ने भाग लेने का निर्णय किया।